हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 विज्ञान विषय की न्यू वर्कबुक की सीरीज में हमने आपकी पूरी वर्कबुक को बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दिया है। साथ ही साथ आपकी गणित विषय की वर्कबुक को भी मैंने सॉल्व करवा रखा है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां से बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आपके मॉडल पेपर 1 की, जो कि आपके राजस्थान बोर्ड की जो बोर्ड के द्वारा जारी की गई वर्कबुक है उसमें दिया गया है। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। आपका जो मॉडल पेपर है वो 80 नंबर का है और जिस तरह आपकी बोर्ड परीक्षा का पेपर आएगा ठीक उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल पेपर बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। देखें, पहले का पहला भाग, मानव के पाचन तंत्र में शुद्रांत तथा बृहदांत्र के मध्य पाई जाने वाली अवशिष्ट संरचना कौन सी है? ग्रहणी, गुदा, कर्मी रूपी परिशेषिका या गुदा? तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब है, कर्मी रूपी परिशेषिका। बात करें दूसरे की, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। तीसरा है, लेस्मानिया में जनन होता है। तो लेस्मानिया के अंदर जनन की जो विधि है वो कौन सी है? तो वो है आपकी द्विखंडन। चौथा है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? यानी विकास की दृष्टिकोण से मानव की समानता किसके साथ सबसे ज्यादा है? तो इसका सही उत्तर होगा चिंपैंजी के साथ। पांचवा है, पादप के अंदर जो जाइलम उत्तक होता है वो किसके लिए उत्तरदायी है? तो पादपों में जो जाइलम उत्तक होता है वो उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए। वही आपके भोज्य पदार्थों के वहन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो वो होता है आपका फ्लोएम उत्तक। कौन होता है? फ्लोएम उत्तक होता है। छठा है, निम्न में से कौन सा यौगिक फोटोग्राफी के अंदर प्रयुक्त होता है? तो आपका जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो प्रयुक्त होता है फोटोग्राफी में। सातवां है, रसायनों का राजा कहलाता है। तो रसायनों का राजा कहा जाता है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 को। आठवां है, शुद्ध सोना होता है। कितना होता है? 24 कैरेट। नब्बा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। आप सब जानते हैं F इक्वल टू R बटा 2 होता है। तो 32 बटा 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर होगी। आगे बात करें आपके 10वें अबसद की, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो वह कौन सा भाग कहलाता है? दृष्टि पटल, या जिसे ही हम रेटिना कहते हैं। 11वां है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। 12वां है, निम्न में से दुर्बल अम्ल कौन सा होता है? तो इनमें से जो दुर्बल अम्ल होता है वो है CH3COOH। ठीक है, एथेनोइक अम्ल। बाकी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों ही आपके परबल अम्ल के उदाहरण हैं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 2 की, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहली खाली जगह है, सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल क्या कहलाते हैं? तो इन्हें कहा जाता है उत्पादक। क्या कहा जाता है? इन्हें उत्पादक कहा जाता है। दूसरा, विद्युत जनित्र खाली जगह के सिद्धांत पर आधारित है। तो विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा है, जब 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो परिपथ में प्रयुक्त या उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? तो आप सबको पता है P इक्वल टू होता है VI। तो 1 गुणा 1 यानी कि 1 वॉट होगी, है ना? तो यानी कि यहां पर विद्युत शक्ति कितनी होगी? 1 वाट होगी। चौथा है, खाली जगह के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। तो आपका जो एसिटिक अम्ल है, कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को ही हम सिरका कहते हैं। पांचवा है,
CH3OH का IUPAC नाम क्या है? क्या नाम है इसका? मेथेनॉल। क्या होगा? मेथेनॉल। छठी खाली जगह है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो उसे ऊष्मासेपी अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? ऊष्मासेपी अभिक्रिया कहा जाता है। आगे प्रश्न संख्या 3 है, वो है आपके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न? अति लघु उत्तरात्मक, जहां पर प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का है और कुल मिला के 12 प्रश्न है। तो 12 अंकों के आपके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे। तो चलिए इनके उत्तर मैंने अलग से लिख रखे हैं, वहां पर हम सभी के उत्तर जान लेते हैं। तो देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया को किस किस क्रियाओं में वर्गीकृत कर सकते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की जो अनुक्रिया है उसको हम दो भागों में, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं के रूप में क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं। अब मैंने एक्स्ट्रा जानकारी और दे रखी है, ये एक्स्ट्रा है ना? तो देखो, ऐच्छिक क्रिया क्या होती है? वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार संपन्न होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे चलना, बोलना, लिखना, ये सारी क्या है? ये सारी हमारी ऐच्छिक क्रिया है। फिर आगे बात करें अनैच्छिक क्रियाएं, तो अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा के बिना संपन्न होती है उन्हें कहते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे हृदय की गति, श्वसन, पाचन, ये सब क्या है? आपकी अनैच्छिक क्रिया है। दूसरा है उत्तक संवर्धन के अंतर्गत कृत्रिम पोषक माध्यम में बनी कई कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? प्लांट कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट कैलस। ये पहले भी एक बार बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछा गया है। तीसरा है रोहन के घर एक पपीते का पौधा लगा हुआ है, वह उसे नियमित पानी और खाद आदि देता है, लेकिन आज तक कभी उसके पौधे पर पपीते नहीं लगे, क्यों? इसका कारण क्या हो सकता है? तो देखो, पपीते के पौधे पर यदि पपीता नहीं लग रहे हैं तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण है पौधे का लिंग, मतलब पपीते के जो पौधे हैं वो नर, मादा या उभयलिंगी हो सकते हैं, और जो फल लगते हैं वो केवल और केवल मादा और उभयलिंगी पौधों पर ही लगते हैं। हो सकता है वो नर आपका पपीता हो, इस वजह से उस पर फल नहीं आ रहे हो। दूसरी कमी हो सकती है परागण की कमी। मादा पौधों को फलने के लिए नर पौधों से किसकी जरूरत पड़ती है? परागण की। अब यदि रोहन ने जो पौधा लगाया है उसके साथ यदि परागण की क्रिया संपन्न नहीं हो पा रही है तो सीधी सी बात है उस पर फल नहीं लगेंगे। तीसरा कारण है पर्यावरणीय परिस्थितियां। तो पपीते को फलने के लिए उचित तापमान और धूप की क्या होती है? आवश्यकता होती है, या कह सकते हैं उचित तापमान और पोषक तत्वों की आवश्यकता हो सकती है। अब हो सकता है उसे ये चीजें अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है तो उस पर फल नहीं लगेंगे। तो यदि आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे कि पपीते के पौधे के ऊपर फल नहीं लगने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे पौधे का लिंग नर होना, परागण की कमी होना, या पर्यावरणीय परिस्थितियां और पोषक तत्वों की कमी होना। ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उस पर फल नहीं लग रहे हो। ठीक, आगे देखो चौथा, चने के बीज के अंकुरण पश्चात उनमें चलने वाली, तो इसमें यहां पर क्या है? उसमें बनने वाली संरचना को दर्शाता हुआ चित्र बनाना है। तो देखो, चने के बीज का अंकुरण का चित्र ये दिया हुआ है यहाँ पर। देखो, ये बीच में नाभिका है, ये बीजांड द्वार है यहाँ पर, और ये क्या है? बीज का आवरण है। जब इसका अंकुरण होगा तो ये वाली स्थिति हो जाएगी। ये मूलांकुर है, ये वाला भाग, ये प्रांकुर है, और ये क्या है? ये आपके दो बीज पत्र है। तो ये आपको चित्र बताना है चने के अंकुरण का। पांचवा है प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में क्या करता है? प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? जबकि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है ना? तो आपके प्रकाश की चाल किसमें निकालनी है? आपके कांच में। तो कांच में प्रकाश की चाल का सूत्र क्या होगा? निर्वात में प्रकाश का वेग बटे में अपवर्तनांक, है ना? निर्वात में प्रकाश का वेग बटे में आपके अपवर्तनांक। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है? 3 गुणा 10 की घात 8, और अपवर्तनांक कितना है? 1.5। तो 1.5 से 3 कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, ये क्या होगा? आपके कांच के अंदर प्रकाश का वेग होगा। आगे बढ़े, छठा है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। कौन सा नियम? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम।
तो यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंदर या दाहिने हाथ के अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में और मुड़ी हुई अंगुलियों को यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें, तो जो अंगूठा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगा, आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगा। ये कौन सा नियम है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अगला, ओम का नियम लिखिए। आप सबको पता है ओम का नियम क्या कहता है कि किसी चालक के अंदर विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है और चालक के प्रतिरोध के विपरीत या व्युत्क्रमानुपाती होती है। V इक्वल टू आई आर है, जहां पर V आपका विभवांतर होता है, I आपकी विद्युत धारा है और आपका R क्या है, आपका प्रतिरोध है। अगला, आठवां है अभिक्रिया पूर्ण कीजिए। तो देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगी और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। आगे नौवां है, जब सांद्र HCl में या HCl को जल में मिलाकर तनु किया जाता है तो pH का मान बढ़ता है अथवा घटता है। तो देखो जब सांद्र HCl को जल के अंदर मिलाकर हम तनु करेंगे तो जलीय विलयन में H प्लस आयनों की संख्या क्या होगी, H प्लस आयनों की संख्या बढ़ेगी और H प्लस आयनों की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब है कि जो pH का मान है वो क्या होगा, pH का मान भी आपका बढ़ेगा। क्या होगा, pH का मान भी बढ़ेगा, वो और ज्यादा प्रबल होगा। 10वां, CH3CH2OH यानी एथेनॉल है ना, एथेनॉल को क्या करना है, आपके गर्म सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करना है, गर्म करना है। तो क्या बन रहा है, यहाँ पर एथीन बन रहा है। तो इस अभिक्रिया में जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो किस तरह व्यवहार कर रहा है, तो यहाँ पर जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है वो एक उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में, उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक क्या होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के अंदर भाग तो नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया की दर को कम या ज्यादा कर देते हैं, यानी अभिक्रिया की जो गति है उसको या तो कम कर देंगे या फिर बढ़ा देंगे। आगे 11वां है, एनोड पंख से आप क्या समझते हैं। तो देखो एनोड पंख अशुद्ध धातुओं का एक मिश्रण है जो विद्युत अपघटन के दौरान कहां पर जमा होता है, आपके एनोड के ऊपर जमा होता है। एनोड पंख अशुद्ध धातुओं का एक मिश्रण है जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के दौरान कहां पर जमा होता है, आपके एनोड के ऊपर जमा होता है। कार्बन के एक अपर रूप का नाम बताना है। तो कार्बन के 3 अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, उनमें से कोई भी आप एक नाम लिख सकते हैं। तो ये था आपका खंड ए, जिसमें हमने क्या देखा, 12 आपके एमसीक्यू देखे, 6 आपकी रिक्त स्थान वाले प्रश्न देखे और 12 आपके क्या देखे, अति लघु उत्तरात्मक। ठीक, आगे बढ़ते हैं खंड ब की तरफ। इसकी तरफ, खंड ब की तरफ, जहां पर कुल मिला के 13 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। देखें, चौथा प्रश्न है कि हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाले अम्ल की भूमिका क्या है। तो हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाला जो अम्ल है वो कौन सा है, पहली बात तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है। इसकी भूमिका भोजन को पचाने में मदद करना, भोजन के साथ आए हानिकारक बैक्टीरिया को मारना और पेप्सिन ओजन को किसमें बदलना, पेप्सिन में बदलना, जो कि एक एंजाइम है और ये क्या काम करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। तो HCl की ये मुख्य काम है, भोजन को पचाने में मदद करना, हानिकारक जीवाणुओं और बैक्टीरिया को मारना और पेप्सिन ओजन जो कि एंजाइम है उसको पेप्सिन में बदलना। 5वां है, पादप हार्मोन क्या है, प्रत्येक का नाम लिखो। तो पादप हार्मोन आपके वे रासायनिक पदार्थ है जो पौधों की वृद्धि और विकास को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पादप हार्मोन के नाम से यहां पर दिए हुए हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये क्या है, साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, ये आपके कुछ प्रमुख पादप हार्मोन हैं। अगला छठा, बीजाणु के द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। बीजाणु के द्वारा जनन, तो देखिए इसका उत्तर, बीजाणु के द्वारा जनन से जो जीव प्राप्त होता है उसके कई लाभ हैं। पहला, यह जनन का एक सरल और तेज तरीका है। बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहने में सक्षम होते हैं और बीजाणु दूर दूर तक फैल सकते हैं और नए स्थानों पर भी अपनी जो कॉलोनियां हैं वो बना सकते हैं। ये क्या है, इसके फायदे हैं। अगला है, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को मार डालें, समझाइए। यानी जो आपकी ऊर्जा श्रृंखला है उसमें यदि हम किसी एक पोषी स्तर को पूरा खत्म कर दे तो क्या होगा।
तो यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को मार डालें तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो संतुलन है, बैलेंस है, वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इससे अन्य पोषी स्तरों के जीव भी प्रभावित होंगे और अंततः पूरा पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। अगला प्रश्न संख्या 8 कि ओजोन क्या है और तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। ओजोन क्या है और यह एक पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो ओजोन आपकी एक गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। और ओजोन परत का यदि क्षरण हो गया तो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों का स्तर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, जिससे त्वचा से संबंधित कैंसर और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या है वो उभर कर सामने आ सकती है। ठीक। अगला प्रश्न संख्या 9, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखने हैं। तो दो नियम है, आप सबको पता है। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों ही एक ही तल के अंदर स्थित होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ये अपवर्तन के दो नियम है। आगे 10वां, दिए गए पदार्थ के किसी लंबाई और मोटाई के तार का प्रतिरोध कितना है, 4 ओम है। कोई एक पदार्थ है, उसका तार बना हुआ है, उसकी लंबाई और मोटाई का जो प्रतिरोध है वो क्या है, 4 ओम है। इसी पदार्थ किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, इसी पदार्थ से यदि हम दूसरा तार बनाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, जिसकी लंबाई 1/2 है और 2a क्या है, मोटाई है। देखो लंबाई कितनी है, l/2 है, सॉरी कितनी है, l/2, यानी लंबाई को आधा कर दे और आपकी मोटाई को क्या कर दे, हम दुगुना कर दे। तो देखो किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है और मोटाई के क्या होता है, विपरीतानुपाती, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू 5, R इक्वल टू 5L/A होता है ना। तो देखो यहां पर R डैश क्या होगा, तो 5 आपके L की जगह कितना हो जाएगा, 1/2 और 1/2L और एरिया की जगह कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। अब इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो R डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1/4R, यानी कि आपका जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, तो आपका जो प्रतिरोध है वो यहां पर इसके बराबर हो जाएगा, तो वो 1 ओम के बराबर होगा। इसके बराबर होगा, 1 ओम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो आर का मान कितना है, आर का मान पहले प्रश्न में दे रखा है, तो यहां पर 5 1/4 और आर का मान पहले से दे रखा है 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो आर डैश का मान आएगा वो कितना आएगा, आर डैश का जो मान आएगा वो आएगा आपके 1 ओम। कितना आएगा, 1 ओम आएगा। आगे बात करें 11वां, दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध। तो यहां पर देखो ये तीनों कौन से क्रम में है, सबसे पहले श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम संयोजन को पहले, सॉरी समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। पहले समांतर क्रम को सॉल्व करेंगे। समांतर क्रम देखो 1/r है ना, पैरेलल आर पी कर लेते हैं, तो 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 3/3 यानी कि 1 ओम। अब संरचना कैसी बनेगी, ऐसी ये बन जाएगी, ये ए है और ये बी है। ये कितना है, 3 ओम है, ये कितना है, 1 ओम है और ये कितना है, 3 ओम है। अब तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा, आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 3 प्लस 1 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, 7 ओम हो जाएगा आपका तुल्य प्रतिरोध। कितना हो जाएगा, 7 ओम हो जाएगा। अगला 12वां, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आवश्यक चित्र भी बनाओ। तो विद्युत मोटर विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर काम करती है। जब एक विद्युत धारा एक चुंबकीय क्षेत्र में एक तार से होकर गुजरती है तो तार पर एक बल लगता है और यह बल क्या करता है, उस तार को घुमाने का काम करता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये दोनों चुंबक हैं, इसके बीच में ये रॉड है। जब इसमें से करंट प्रवाहित होता है तो ये जो आयताकार कुंडली है वो दोनों चुंबक के मध्य क्या होती है, घूमती है
जिसकी वजह से क्या होती है, आपकी जो विद्युत मोटर है वो आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के अंदर बदलने का काम करती है। 13वां, घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण ओवरलोड से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखो, जो घरेलू विद्युत परिपथ है उसमें अति भारण से बचने के लिए कुछ उपाय हैं। पहला, एक ही सॉकेट से अधिक उपकरणों को न जोड़ें, खराब तारों का उपयोग न करें, फ्यूज या सर्किट ब्रेकर का उपयोग करें और बिजली के उपकरणों को पानी से दूर रखें। ये कुछ उपाय हैं आपके घरेलू विद्युत परिपथ में ओवरलोड की जो समस्या होती है उससे बचने के। अगला देखो 14वां, एथेन, एथीन और एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर पहली जो संरचना है वो एथेन इसकी दी हुई है, एथेन की क्या है, C2H6, C2H6। तो यहाँ पर देखो C2H3, C2H6, तो कैसे संरचना बनेगी, CH3, CH3, ऐसी संरचना आपकी बन जाएगी। फिर दूसरा है एथेन, एथेन क्या होता है, C2H4। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में द्विआबंध होगा, तो कुछ इस रूप में बन जाएगी आपकी एथेन की संरचना, ये आपके सामने दी हुई है। फिर है आपका एथाइन, क्या होता है, C2H2, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिआबंध होता है, तो इस तरह आपकी संरचना ये बन जाएगी। तो आपको एथेन, एथीन और एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी थी। अगला, निम्न के IUPAC नाम लिखो। देखो, पहला है CH3C और CH। तो यहाँ पर देखो कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिआबंध है, तो पहला क्या होगा, प्रोपेन। और यहाँ पर एथाइन श्रेणी है, तो प्रोपेन धन आइन क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। यहाँ पर देखो क्या है, कार्बन 2 है तो एथेन है, लेकिन यहाँ पर CHO समूह जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल। फिर CH3COOH, ये क्या होगा, एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा प्रकारात्मक समूह है, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। आगे बात करें प्रश्न संख्या 16 की, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं क्यों। आयनिक यौगिकों के जो गलनांक है वो उच्च क्यों होते हैं। तो आयनिक यौगिकों के गलनांक ज्यादा उच्च होते हैं क्योंकि उनके आयनों के बीच प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है और इस बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। इस वजह से जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक काफी उच्च होता है। आगे बात करें खंड स की, यहाँ पर कुल मिला के आपके कितने प्रश्न हैं, कुल मिला के 4 प्रश्न है, एक प्रश्न 3 नंबर का है, यानी 12 नंबर के। 17वां प्रश्न है, पादपों में वृद्धि किस कारण होती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन को परिभाषित करते हुए चित्र भी बनाओ। तो देखो, पादपों में वृद्धि कई कारणों से होती है। पहला कारण है प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है जो पौधों को भोजन बनाने की प्रक्रिया में मददगार होता है। फिर पानी, तो पानी पौधों के लिए पोषक तत्वों और खनिजों को घोलने और उन्हें जड़ों से पत्तियों तक ले जाने के लिए जरूरी है। फिर बात करें पोषक तत्व की, तो पौधों को स्वस्थ रहने और बढ़ने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा में आवश्यकता होती है। फिर बात करें हार्मोन्स की, तो पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कई हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब। तो ये सब जरूरी है, इनकी वजह से ये पौधों के अंदर वृद्धि होती है। फिर बात करें धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, तो यह पौधों की जड़ों के नीचे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति है। यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जड़ें गुरुत्वाकर्षण को महसूस करती है और उस दिशा में बढ़ती है जहां गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो ये चित्र है आपके धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन का। देखो, जड़ें हैं वो भूमि के अंदर नीचे की तरफ बढ़ रही है ना। और ये वाला जो आपका वृद्धि है, ये कौन सी है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, जो गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा के अंदर वृद्धि कर रही है। 18वें प्रश्न की बात करें, अनुवांशिकता किसे कहते हैं, मेंडल के प्रयोगों के द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। तो देखो, सबसे पहले अनुवांशिकता किसे कहते हैं, तो माता पिता से संतानों में लक्षणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, अनुवांशिकता। माता पिता से संतान के अंदर लक्षणों का स्थानांतरित होना अनुवांशिकता कहलाता है और इसे ही वंशानुक्रम अथवा जैविक विरासत भी कहते हैं। अब मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। तो जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और बोने पौधों का संकरण करवाया तो पहली पीढ़ी F1 के अंदर सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए, लंबे। इसका अर्थ यह था कि दोनों लक्षणों में से केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया। उन दोनों लक्षणों का मिश्रित प्रमाण हमें दिखाई नहीं दिया। उसने पैतृक पौधों और F1 पीढ़ी के बीच में जब दोबारा स्वपरागण करवाया तो दूसरी पीढ़ी के अंदर सभी पौधे लंबे नहीं थे, उसमें से 1/4 पौधे बोने थे और मेंडल ने लंबे पौधों के लक्षण को प्रभावी लक्षण कहा और बोने पौधों के लक्षण को क्या कहा, अप्रभावी। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो लक्षण अपने आप को पहली पीढ़ी में अभिव्यक्त कर पाए वो आपके प्रभावी लक्षण थे
और जो लक्षण दूसरी पीढ़ी के अंदर मिश्रित रूप से दिखाई दिए वो आपके अप्रभावी लक्षण थे। जैसे यहाँ पर देखो, पहली पीढ़ी के अंदर लंबे पौधे और बोनो पौधों के बीच में संकरण करवाया तो पहली पीढ़ी में पौधे सभी कैसे थे, लंबे थे। तो जो लंबापन का गुण था वो कौन सा था, प्रभावी गुण। लेकिन दूसरी पीढ़ी में जब उन्होंने वापिस परागण करवाया तो यहाँ पर लंबे और बोने पौधे 3:1 में प्राप्त हुए। तो यहाँ पर जो बोनापन था वो कौन सा था, वो अप्रभावी गुण था, क्योंकि ये पहली पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाया था। आगे बात करें 19वां, उदाहरण के साथ में परिभाषित करना है। संयोजन, वियोजन और विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल अकेला उत्पाद बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बना है। वियोजन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये किसमें बदलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। इस बात करें विस्थापन की, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जैसे जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ हो रही है तो कॉपर आपका जिंक की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, इस वजह से जिंक को ये उसकी यौगिक से क्या करेगा, जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ हो रही है तो जिंक आपके कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, इस वजह से यह कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा, क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर को अलग कर देगा। तो ये आपके इसके उदाहरण हैं। आगे बात करें, अगला प्रश्न है 20वां, मानव नेत्र की संरचना बनाओ और इसके भागों के बारे में लिखिए। तो ये मानव नेत्र की एक संरचना है, आपको चित्र बनाना आना चाहिए। बात करें इसके भागों की, तो मानव नेत्र एक काफी जटिल संरचना है जो हमें देखने की अनुमति देती है। तो मुख्य भाग क्या है, सबसे पहले कॉर्निया है। यह आंख का पारदर्शी बाहरी आवरण है जो प्रकाश को आंख के अंदर प्रवेश करने देता है। फिर पुतली बात करें तो यह आंख का वह भाग है जो प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है, जो हमारी आंख में प्रवेश करता है, यानी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। फिर लेंस है, तो लेंस वह भाग है जो रेटिना पर छवियों को क्या करता है, फोकस करता है। फिर रेटिना वह भाग जो प्रकाश को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। और तंत्रिका तंत्र की जो प्रकाशिक कोशिका होती है वो, तो यह तंत्रिका है जो विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक ले जाने का काम करती है। तो ये मानव नेत्र के प्रमुख भाग हो गए। आगे खंड द, मानव श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग का नाम बताना है और श्वसन तंत्र में संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया का चित्र बनाते हुए आपको वर्णन भी करना है। तो श्वसन तंत्र के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहले नासिका, मुख, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनिकाएं, फेफड़े और वायु कोशिका या कुपिका है, ये प्रमुख भाग है। फिर अब प्रक्रिया कौन कौन सी है, प्रक्रिया सबसे पहले श्वास है, तो हम हवा को नासिका या मुख के माध्यम से अंदर लेते हैं। फिर हवा का मार्ग, तो हवा नासिका से होते हुए ग्रसनी, फिर कंठ और फिर श्वास नली से होती हुई श्वसनिकाओं के अंदर चली जाती है। फिर फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो सब सनिकाएं फेफड़ों में छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है जिन्हें वायु कोशिका अथवा कुपिकाएं कहते हैं। इन वायु कोशिकाओं में ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर निकलती है। फिर बात करें निश्वास की, तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को हम नाक अथवा मुख से फिर से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ये पूरा आपका एक चित्र है मानव श्वसन तंत्र का, जो आपको अच्छे से आना चाहिए। अथवा में दिया हुआ है, मनुष्य में पोषण से क्या तात्पर्य है। तो मनुष्य में पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसे पचाते हैं और उससे क्या करते हैं, ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। दूसरा है मानव पाचन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है, तो ये आपके मानव पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र है। तीसरा है इसी का संपूर्ण पाचन प्रक्रिया का वर्णन करना है। देखो पाचन प्रक्रिया में सबसे पहला काम क्या होता है, भोजन का अंतःग्रहण, तो हम भोजन को मुख के माध्यम से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। दूसरा होता है भोजन का पाचन, तो मुख में भोजन को दांतों से चबाकर और लार के साथ मिलाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। यह भोजन फिर ग्रसनी और ग्रास नली से होता हुआ कहा जाता है आमाशय में। आमाशय में भोजन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक एंजाइमों के साथ मिलाया जाता है। फिर ये छोटी आंत में जाता है और इसका ज्यादातर पाचन और अवशोषण छोटी आंत के अंदर ही संपन्न होता है। फिर तीसरा अवशोषण, तो छोटी आंत में पचे हुए भोजन को रक्त में क्या किया जाता है, अवशोषित। फिर बहिक्षेपण, तो अपचित भोजन बड़ी आंत में जाता है जहां से यह मलाशय से होता हुआ गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरी पाचन की प्रक्रिया हो गई। अगला 22वां है कलोर सार अभिक्रिया को सचित्र समझाइए
और रासायनिक समीकरण भी लिखिए। साथ ही बताइए कि एनोड और कैथोड पर कौन कौन सी गैसें उत्सर्जित होती है। तो देखो, क्लोर सार प्रक्रिया एक प्रकार की औद्योगिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन के लिए किया जाता है ना। ये आपके सामने पूरा चित्र दिया हुआ है, ये चित्र आपको अच्छे से समझना है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इसको बनाना है। फिर बात आती है प्रक्रिया की, बनाते कैसे हैं। तो सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय घोल यानी खारे पानी को एक विद्युत अपघटन कक्ष के अंदर डाला जाता है। कक्ष में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड धनात्मक इलेक्ट्रोड और कैथोड आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। फिर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaCl का क्या होता है, विघटन। और क्लोरीन गैस कहाँ मुक्त होती है, एनोड के ऊपर रिलीज होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ बनता है, कैथोड के ऊपर। हाइड्रोजन गैस कहाँ पर मुक्त होती है, तो ये भी कैथोड के ऊपर मुक्त होती है। समीकरण की बात करें, देखो NaCl का हम क्या कर रहे हैं, विद्युत अपघटन कर रहे हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। यहाँ पर एनोड पर कौन सी गैस बनेगी, क्लोरीन, और कैथोड पर कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, इसके अथवा में दिया हुआ है, रासायनिक सूत्र लिखने हैं। बेकिंग सोडा NaCO3, धावन सोडा Na2CO3 10H2O, विरंजक चूर्ण CaOCl2, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। जिप्सम का भी याद कर ले, CaSO4 2H2O, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे 23वां, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाओ जब वस्तु कहां पर हो, फोकस पर हो। ये आपके सामने एक अवतल दर्पण है। जब वस्तु को यहां पर फोकस के ऊपर रखा जाता है, जब वस्तु को कहां पर रखा जाता है, फोकस के ऊपर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर। आकार बहुत बड़ा, प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टी होगी। इसी का दूसरा है, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में आपको दो अंतर लिखने हैं। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है, लेकिन आभासी में एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। फिर वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं और आभासी दर्पण के पीछे बनते हैं। ये हो गया दोनों के अंदर अंतर। बात करें अथवा की, दर्पण और लेंस में दो अंतर। तो प्रकाश के परावर्तन पर कौन कार्य करता है, दर्पण कार्य करता है। लेंस प्रकाश के अपवर्तन पर काम करता है। दर्पण कांच और धातु की एक चमकदार छतें होती है, लेकिन लेंस पारदर्शी पदार्थ कांच या प्लास्टिक के बने हो सकते हैं। इसी का दूसरा है कि उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ जबकि बिंब की स्थिति अनंत पर हो। तो देखिए, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की स्थिति में जब बिंब अनंत पे होता है तो प्रतिबिंब का बनता है, लेंस के दूसरे वाले भाग में फोकस पर बनता है। तो ये आपको क्या बनाना था, एक चित्र बनाना था, है ना। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि जब वस्तु कहां पर होगी, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, आपके F2 पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, द्वितीय फोकस पर बनेगा। आकार कैसा होगा, बिल्कुल बिंदुवत होगा। कैसा होगा, आकार बिल्कुल एक बिंदु के रूप में होगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे वाले, सॉरी लेंस के पीछे वाले भाग में। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, ये वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो ये आप लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने आपके कक्षा 10 विज्ञान विषय की वर्कबुक के मॉडल पेपर 1 को बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी मेहनत और ये क्लास पसंद आई है तो बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की और बेहतरीन क्लासेस लेकर आ सकूं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।